प्रिय विद्यार्थियों, आसरपुर एजुकेशन की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज फिर मैं आपके सामने साइंस का 1 से 7 का कॉमन वीडियो लेकर आया हूँ। अच्छे से आप ध्यान रखेंगे। हम पढ़ रहे हैं जीवों में श्वसन। जीवों में श्वसन आज का टॉपिक है। हमारे जो जीव जंतु हैं, मानव है, श्वसन कैसे करते हैं, श्वसन का क्या महत्व है, श्वसन क्यों करते हैं, आइए हम इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, हाँ, तो यहाँ पर एक बूझो अपने दादा दादी से मिलने के लिए उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहा था। तो वह उनको पता चला कि वो बस स्टॉप पर आ रहे हैं। शीघ्र शीघ्र वह भागता हुआ दौड़ता हुआ चला गया वहाँ पर। तो जब दौड़ता हुआ चला गया तो उसकी सांस बड़ी तेज़ी से चलने लग गई। तो प्रश्न यह उठता है कि वह सांस तेज़ी से क्यों ले रहा था। ठीक है, तो हम ये जानने के लिए उत्सुक है कि हम सांस क्यों लेते हैं, हम श्वसन क्यों करते हैं। सभी जीव सूक्ष्म इकाइयों के बने होते हैं। ध्यान देंगे अब आप, सभी जीव जो है सूक्ष्म इकाइयों से बने होते हैं, जिन्हें हम कोशिकाएं कहते हैं। कोशिका जीव की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। तो नोट करेंगे, अंडरलाइन यहाँ से पूरा अंडरलाइन करेंगे आप यहाँ से। जीव की प्रत्येक कोशिका पोषण, परिवहन, उत्सर्जन, पोषण यानी शरीर का पोषण मिलना, वृद्धि करना, परिवहन शरीर के अंगों में गमन करना, उत्सर्जन शरीर के अंगों से शरीर के अंगों द्वारा विषैले पदार्थ को बाहर निकालना, उत्सर्जन, और जनन यानी अपने समान संतति उत्पन्न करना। जैसे कुछ कार्य को संपादित करने में कुछ न कुछ भूमिका निभाता है। तो देखिए, जब हम खाना खाते हैं तो हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, लेकिन ये ऊर्जा कहाँ से आती है, क्या आपने पता लगाया है? तो ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। तो आप नोट कर लेंगे, ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? भोजन से प्राप्त होती है। और आगे देखिए, जब हम श्वास लेते हैं तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। ठीक है, तो ऑक्सीजन O2, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो हम जिस वायु को सांस के अंदर लेते हैं उसमें उपस्थित ऑक्सीजन शरीर के सभी भागों में और अंततः प्रत्येक कोशिका में ले जाई जाती है। कोशिका में यह ऑक्सीजन भोजन के विखंडन में सहायता करती है। जो ऑक्सीजन हम लेते हैं वह हमारे रक्त परिसंचरण तंत्र में भी जाती है, और यह जो ऑक्सीजन हम लेते हैं यह भोजन का विखंडन करती है, भोजन को टुकड़ों में तोड़ती है। उसके बाद देखो, कोशिका में भोजन के विखंडन के प्रक्रम से ऊर्जा मुक्त होती है। इसे हम कोशिकीय श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिकीय श्वसन। प्रश्न आता है, कोशिकीय श्वसन किसे कहते हैं? ठीक है, तो आप यहाँ से इसका आंसर बना लेंगे। ठीक है, उसके बाद देखो, हमारे शरीर में जो भोजन होता है उसमें ग्लूकोज का निर्माण होता है। तो ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन के उपयोग से होता है। तो यह वायवीय श्वसन कहलाता है। क्या कहलाता है? वायवीय श्वसन। और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भोजन का जो विखंडन होता है तो यह प्रक्रम कहलाता है अवायवीय श्वसन। यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और एक ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। तो देखो नीचे दिया हुआ, ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस ऊर्जा मुक्त होती है। CO2 बनता है, H2O बनता है, प्लस कुछ ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो ग्लूकोज है ना, इसका विखंडन हो जाता है और विखंडन के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, तो अभी मैंने बताया आपको वायवीय और अवायवीय श्वसन। आइए अब आगे चलते हैं, आप वीडियो में बने रहिए आप आगे। तो देखो, जब हम दौड़ते हैं तो हमारी पेशियाँ कि में अवायवीय रूप से श्वसन करती है, लेकिन ये ऐसा थोड़े समय तक ही कर सकती है। वास्तव में यह प्रक्रम उस समय तक होता है जब ऑक्सीजन की अस्थायी रूप से कमी हो जाती है। बहुत देर तक व्यायाम करने, तेज गति से दौड़ने, कई घंटे टहलने, साइकिल चलाने अथवा भारी वजन उठाने से अनेक कार्यों के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। लेकिन ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए हमारे शरीर को ऑक्सीजन की आपूर्ति सीमित होती है। ऐसी स्थितियों में पेशी कोशिकाएं अवायवीय श्वसन द्वारा ऊर्जा की अतिरिक्त मांग को पूरा करती है। यदि हम दौड़ते हैं तो हमारे श्वास फूलती है, श्वास की धीरे धीरे कमी हो जाती है। उस कमी को पूर्ति करने के लिए, उस श्वास की कमी को पूर्ति करने के लिए हमारी जो पेशी कोशिकाएं हैं वो अवायवीय श्वसन करती है और अतिरिक्त जो डिमांड होती है हमारे शरीर पे, मांग होती है वायु की, उसको पूरा करती है। ठीक है विद्यार्थियों, तो देखिए अब आगे। अब देखो, हम श्वसन के बारे में देखते हैं। श्वसन में मतलब क्या है? अपने मुख को कसकर बंद कर लीजिए आप
और घड़ी की ओर देखिए, आप कितनी देर तक इन दोनों को बंद कर सकते हैं। अपने नाक को और मुख को बंद कर लीजिए, अपनी घड़ी की ओर समय नोट कीजिए कितने समय बंद कर सकते हैं। कुछ समय बाद आपको क्या महसूस होता है? हाँ, आपको घुटन महसूस होने लग जाती है। तो देखिए आगे। अतः आप ये जान गए होंगे कि बिना किसी श्वास लिए अधिक देर तक जीवित नहीं रह सकता है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी जीव बिना श्वसन क्रिया के जीवित नहीं रह सकता है। श्वास या सांस लेने का अर्थ है ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को अंदर खींचना या ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध वायु को बाहर निकालना। अर्थात श्वसन का मतलब होता है ऑक्सीजन को अंदर लेना, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। साधारण भाषा में समझ लेंगे हम, ऑक्सीजन अंदर गई और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गई। तो ऑक्सीजन में समृद्ध वायु को शरीर के अंदर लेना अंत श्वसन कहलाता है। क्या कहलाता है? अंत यानी अंदर, श्वसन करना। अंत यानी अंदर, श्वसन यानी श्वसन करना। और कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालते हैं, उसे कहते हैं उच्छ्वसन। उच्छ्वसन क्या कहते हैं? उच्छ्वसन। ये एक सतत प्रक्रम है, लगातार जो चलता ही रहता है जीवन पर्यंत। यानी श्वास रुकी तो प्राणवायु चली जाएगी। तो श्वास रुकना, हमारे शरीर में श्वास कभी नहीं रुकता है। तो देखिए विद्यार्थियों, आगे चलते हैं, वीडियो में बने रहिए आप लगातार। कोई व्यक्ति 1 मिनट में जितनी बार श्वसन करता है वह उसकी श्वसन दर कहलाती है। अंत श्वसन और श्वसन दोनों के साथ साथ होते हैं, दोनों साथ साथ। एक श्वास अथवा सांस का अर्थ है एक अंत श्वसन और एक उच्छ्वसन। क्या आप अपनी श्वसन दर पता कर सकते हैं? ठीक है, तो श्वसन दर पता, एक सामान्य व्यक्ति जो है, जो श्वसन करता है, उसकी श्वसन दर देखिए। कोई व्यक्ति विश्राम की अवस्था में 1 मिनट में औसतन 15 से 18 बार सांस अंदर लेता है। नीचे बॉक्स में दिया हुआ है, नीचे बॉक्स है आपके सामने एक, इस पर नोटिस कीजिए, पॉइंट ध्यान दीजिए। कोई व्यक्ति विश्राम की अवस्था में 1 मिनट में औसतन 15 से 12 बार अंदर सांस ले सकता है और बाहर निकालता है। अधिक व्यायाम करने में श्वसन दर 25 बार प्रति मिनट तक बढ़ जाती है। जब हम व्यायाम करते हैं तो हम न केवल तेज़ी से सांस लेते हैं बल्कि हम गहरी सांस लेते हैं। इस प्रकार अधिक ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। समझ गए विद्यार्थियों? अब हमारे पास आता है, यहाँ पर कुछ चित्र दिए हुए देखो। उसके बाद में उसके नीचे यहाँ पर क्रियाकलाप दिया हुआ है, हम श्वास कैसे लेते हैं। अब बात ये आती है, हम श्वास तो लेते हैं लेकिन लेते कैसे, किस प्रकार श्वसन क्रिया। हम श्वसन की क्रियाविधि को जाने। सामान्य तौर से अपने नथुने या नासा द्वार यानी नाक का द्वार से वायु लेते हैं। जब हम वायु को अंत श्वसन द्वारा अंदर लेते हैं तो हम अपने नासा गुहा में वायु चली जाती है। नासा गुहा से वायु श्वास नली में होकर फेफड़ों में चली जाती है। फेफड़ों से वक्ष गुहा में यानी छाती में चली जाती है। और वक्ष गुहा के पार्श्व यानी साइड वाले भाग में पसलियों में गिरी रहती है। यहाँ पे चित्र बना हुआ सामने देखिए, चित्र बना हुआ ऊपर नासा गुहा का, यहाँ से वायु जाती है, मुख से भी वायु जाती है। फिर उसके बाद वायु नीचे ग्रसनी में चली जाती है। फिर वायु चली जाती है श्वास नली में। फिर वायु श्वास नली के बाद फेफड़ों में चली जाती है। फेफड़ों से हमारी पसलियों में चली जाती है। कहाँ चली जाती है? पसलियों। और पसलियों के नीचे हमारे पास डायफ्राम है जो सिकुड़ता और फूलता है, यानी कि उसके अंदर संकुचन और थिथिलन होता है। संकुचन और थिथिलन होता है। तो इस प्रकार हमारा ये डायफ्राम बना हुआ, तो मतलब हम श्वास लेते हैं तो डायफ्राम फूलता रहता है, सिकुड़ता रहता है। इसके आयतन में वृद्धि हो जाती है। जब श्वास अंदर लेते हैं तो इसका वक्ष गुहा के आयतन को यह बढ़ा देता है अंदर, और जैसे ही श्वास छोड़ते हैं तो वक्ष गुहा का आयतन वापस कम हो जाता है। तो फेफड़ों में वायु भर जाती है। उच्च श्वसन के समय पसलियाँ नीचे से अंदर की ओर आ जाती है, जबकि डायफ्राम ऊपर की ओर अपनी स्थिति में आ जाता है। इससे वक्ष गुहा का आयतन कम हो जाता है। इस कारण वायु फेफड़ों से बाहर धकेल दी जाती है और बाहर निकल जाती है। इस प्रकार हम श्वास लेते हैं। तो तो देखो, आपने देखा हुआ डायफ्राम नीचे की ओर गति कर रहा है। देखो अब यहाँ चित्र में दिया हुआ अंतः श्वसन, क्या दिया हुआ? अंतः श्वसन। और दूसरे चित्र में दिया हुआ आपको उच्च श्वसन। अंतः श्वसन का मतलब होता है वायु को जब अंदर लेते हैं तो, और जब वायु बाहर निकलती है तो किस प्रकार होता है? उच्च श्वसन यानी बाहर निकलना। वायु को बाहर धकेलता है वापस। कौन? डायफ्राम। जब डायफ्राम नीचे की ओर गति करता है तो अंतः श्वसन होता है, और डायफ्राम जो पूर्व स्थिति में आ जाता है वापस ऐसे ऊपर की ओर वापस चला जाता है, तो इसका मतलब उच्च श्वसन यानी वायु हमारी पसलियों से अंदर से बाहर की ओर जा रही है। ठीक है, तो ये आपका है क्रियाकलाप था। अब आप समझ गए होंगे, हम श्वास लेते हैं, मुख से द्वार से श्वास जाती है ग्रसनी, श्वास नली में, फेफड़ों, पसलियों में चली जाती है। तो यहाँ पर एक देखो चार्ट दिया हुआ, धूम्रपान फेफड़ों को क्षति पहुँचाता है। धूम्रपान कैंसर से भी संबंधित है, इससे अवश्य बचना चाहिए। धूम्रपान नहीं करना चाहिए, जो हमारी वायु के साथ मिलकर हमारे फेफड़ों को ख़राब कर देता है। फेफड़े हमारे काले हो जाते हैं अंदर से, और उसमें कई प्रकार की बीमारियाँ हो जाती है। फेफड़ों में छिद्र भी हो जाते हैं। तो देखो विद्यार्थियों, अब इसके बाद में आगे चलते हैं।
अब हम कहते हैं कि भाई हम सामान्य रूप से बाहर शोषण कर रहे हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जल में शोषण कैसे होता है। भाई जल में भी शोषण होता होगा, वो किस प्रकार होता है। तो क्या हम जल में शोषण कर सकते हैं तथा जीवित रह सकते हैं? अनेक ऐसे जीव जो जल में रहते हैं वो जल में शोषण कैसे करते हैं? तो देखिए, ये कॉमन वीडियो है। तो जल में रहने वाली मछलियों में ग्लोम या गिल पाए जाते हैं। ग्लोम जल में घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। हाँ, क्लोम या गिल पाए जाते हैं। क्लोम जल में घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। यानी कि हमारे कुल मिला के हमें ये सीखना है कि पानी जो होता है ना, जल, उसके अंदर भी ऑक्सीजन उपस्थित होती है। वो ऑक्सीजन पानी में घुली हुई रहती है। अब क्या होता है, कोई भी जीव आता है तो उसमें से वहाँ ऑक्सीजन, घुली हुई ऑक्सीजन को अपने अंदर ले लेता है। तो इसलिए इसका मतलब ये हुआ कि जब श्वास लेते हैं जलीय जीव तो जल के अंदर भी ऑक्सीजन की उपस्थिति रहती है। तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि मतलब ऑक्सीजन का भी आदान प्रदान उसके अंदर होता है। तो क्या पादप भी शोषण करते हैं? पौधे भी अन्य जीवों की बात ही पौधे भी जीवित रहने के लिए शोषण करते हैं, जैसा कि आप कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं, ठीक है। 6-7 कॉमन है वीडियो है, क्योंकि 6 में 7 में भी समान ही है। तो और देख लीजिए आप, ये वायु से ऑक्सीजन अंदर लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को निर्मुक्त करते हैं, बाहर निकालते हैं। इनकी कोशिकाओं में भी ऑक्सीजन का उपयोग अन्य जीवों की भांति ग्लूकोज के कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडन करने के लिए किया जाता है। पादप में प्रत्येक अंग वायु में स्वतंत्र रूप से ऑक्सीजन ग्रहण करके कार्बन डाइऑक्साइड को निर्मुक्त करता है, यानी कि ये भी ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। और रात को पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि पेड़ जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस बहुत अधिक मात्रा में छोड़ता है। यदि रात में हम पेड़ के नीचे सोते हैं तो हमारे शरीर को हानि पहुंच सकती है। तो ठीक है विद्यार्थी, अब आप समझ गए होंगे। अब आइए देखो आपने क्या सीखा, हम इसमें थोड़ा देखते हैं। श्वसन सभी जीवों के जीवित रहने के लिए अनिवार्य है, इम्पोर्टेंट है। यह जीव द्वारा लिए गए भोजन से ऊर्जा को निर्मुक्त करता है। अतः अंत श्वसन द्वारा जो वायु शरीर के अंदर लेते हैं उसमें उपस्थित ऑक्सीजन का उपयोग ग्लूकोज को कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडन करना, यानी जो ग्लूकोज बनता है उसको कार्बन डाइऑक्साइड में और जल में विखंडन करने के लिए किया जाता है। इस प्रक्रम में ऊर्जा मुक्त होती है। अभी बताया था मैंने आपको, ग्लूकोज होता है, उसका ऑक्सीजन की उपस्थिति में विखंडन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, प्लस जल आता है, जल निकलता है और ऊर्जा भी मुक्त होती है। ग्लूकोज का विखंडन जीव की कोशिकाओं से होता है, जिन्हें हम कोशिकीय श्वसन कहते हैं। यदि भोजन या ग्लूकोज भोजन के रूप में ग्लूकोज होता है, ठीक है ना, हमारा जो है भोजन ऑक्सीजन के उपयोग द्वारा विखंडित होता है तो यह वायवीय श्वसन कहलाता है। यदि विखंडन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो रहा है तो ये श्वसन अवायवीय कहलाता है। बताया था मैंने, ऑक्सीजन की उपस्थिति होगी तो श्वसन कहलाएगा वायवीय श्वसन, क्योंकि वायु हो गया और ऑक्सीजन नहीं है तो मतलब वायु नहीं है, इसका मतलब अवायवीय है। अत्यधिक व्यायाम करते समय हमारी पेशी कोशिकाओं में ऑक्सीजन की आपूर्ति अपर्याप्त होती है, अतः भोजन का विखंडन अवायवीय श्वसन द्वारा होता है। ठीक है विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो ये अच्छा लगा होगा, वीडियो समझ में आया होगा। अच्छे से आप स्टडी करें, प्रिपेयर कर लेंगे, इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे। आपको असाइनमेंट डाल दिए जाएंगे। इसके बाद आप मिलते हैं अगले वीडियो में, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।